हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी। और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता सरकार। और आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। और ये जो एग्जाम डेट है ये है 11 जनवरी 2022। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर मैंने जितने भी सीटेट के ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन दिया है, मेनली साइंस पार्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक होता है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 71 आज के सेशन का है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल on the basis of information provided in the following table। यहाँ पर टेबल में ABCDE हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी गई है। ए कह रहा है प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स बट लैक्स न्यूक्लियस। ये तो हमें पता ही है, ये RBCs है, ओके, क्योंकि RBCs में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और ये ह्यूमन बींग्स में ही पाए जाते हैं। बी है हैज वेरी लार्ज वैक्यूल। ऑब्वियसली ये एक क्या होगा, ये प्लांट सेल होगा। सेल तो है ही, पर किस टाइप का सेल है, ये एक प्लांट सेल होगा। सी कह रहा है हैज नो सेल वॉल। ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। डी है बीन शेपेड एंड ऑकर इन पेयर्स। ये है गार्ड सेल्स, ये है गार्ड सेल्स जो कि स्टोमाटा का एक हिस्सा है। ई है ट्यूब लाइक विथ ओपनिंग ऑन बोथ साइड। ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड्स ही ओपन है, तो ये है जाइलम। अब देखते हैं कि हमारे सोल्यूशन के साथ कौन सा मैच कर रहा है। RBC कहाँ पे है, RBC हमको ऑप्शन 2 में ही नजर आ रहा है। उस हिसाब से ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो बी है मैंने कहा था वो एक प्लांट सेल होगा। सेल ऑन ऑनियन पील, ऑनियन पील क्या है, वहां पर हम क्या देखेंगे, वहां पर हम प्लांट सेल्स ही देखेंगे। सी हमसे कहा गया था हैज नो सेल वॉल, तो मैंने लिखा है एनिमल सेल। हमारी जो चीक सेल्स होती है वो एनिमल सेल ही है। और फिर मैंने बताया था डी है गार्ड सेल और ई है जाइलम या जाइलम सेल्स। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है लिक्विड्स ABC आर इमिसिबल इन वाटर whose mass and volume are given in the following table। ABC 3 immiscible liquids है, मतलब जो पानी में घुलते नहीं हैं, और उनकी मास और वॉल्यूम हमारे इस टेबल में दी गई है। If density of water is 1 gram per centimeter cube, which of the following statements is true। हमको यहाँ पर वाटर की डेंसिटी बता दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी भी चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो चीज सिंक करेगी, मतलब पानी के अंदर डूब जाएगी। और अगर डेंसिटी किसी भी चीज की डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है तो वो तैरेगी, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं हमको मास और वॉल्यूम दे दिया गया है इन तीनों लिक्विड्स का। डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम। इसके लिए हम जल्दी से अपने एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए हम अगर टेबल से वैल्यूज ले तो हमको मिल रहा है 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। इट विल सिंक। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी हमारा क्या आ रहा है 0.092 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी से कम है। इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट, दिस वन विल सिंक। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सी है वो हमारा आ रहा है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, ये भी सिंक कर जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमको ऑलरेडी दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विड्स हैविंग डेंसिटी लेसर देन वाटर विल फ्लोट एंड द लिक्विड्स हैविंग डेंसिटी मोर देन वाटर विल सिंक इन इट। उस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, लिक्विड बी विल फ्लोट इन वाटर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर लिक्विड बी ही है जिसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, जिस वजह से वो ही सिर्फ वाटर पे फ्लोट करेगी। ठीक है, लिक्विड बी विल
फ्लोट इन वाटर। लिक्विड ए विल फ्लोट इन वाटर, नहीं, क्योंकि लिक्विड ए की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। लिक्विड ए एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, नहीं, दोनों की ही डेंसिटी पानी से ज्यादा है, हमने खुद निकाली है। लिक्विड्स बी एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, बी विल फ्लोट बट सी विल सिंक इन वाटर, क्योंकि सी की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड। साउंड के बारे में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें ढूंढकर निकालनी है। जैसे कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है, साउंड फ्रॉम ए वायलिन एंड ए फ्लूट प्लेड एट द सेम टाइम ट्रैवल एट सेम स्पीड। ये सही है, क्योंकि जब हम वायलिन बजा रहे हैं और जो फ्लूट हम बजा रहे हैं, तो उस वक्त ये जो साउंड वेव्स है वो सिर्फ एयर के थ्रू ही पास हो रही है। तो जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। यहाँ पर साउंड की स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। 2 कह रहा है, 2 साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर 2 साउंड वेव की सेम इंटेंसिटी है तो उनकी जो लाउडनेस है वो भी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ओके। और जो हमको थर्ड पॉइंट में कहा गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन दैट अ रूम टेम्परेचर। हॉट एयर में क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स है वो बहुत ही रैपिडली मूव करेंगे और इस वजह से जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये भी सही है। ओके। अगर हम अपना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। 2 साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट साउंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये है ह्यूमिडिटी। क्योंकि अगर ह्यूमिड है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगी, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड भी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके वजह से हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे कहा गया है, मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ऑब्वियसली मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है देन बी। ओके, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी। मेटल सी को मेटल ए डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मेटल सी। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जो मेटल बी है वो डी को डिस्प्लेस कर देता है, मेटल डी को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स आया वो है CABD। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में है CABD और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि C है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है और इस क्वेश्चन के मुताबिक जो D है वो लीस्ट रिएक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। ये एक मैच द फॉलोइंग है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो आइटम्स है उन्हें मैच करना है। पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। क्या है, अ नॉन मेटल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ये तो हमें पता ही है, वो है क्लोरीन। 1 जाएगा D के साथ। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला इजी मैचिंग है वो क्या है, अ मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद जो इजी है वो है ये वाला,
अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज, सो ये है कॉपर, सो ये है सी के साथ जाएगा 5। फिर आ जाता है अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म, वो है हमारा कार्बन। और नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये है हमारा ब्रोमीन। सो हमारा बी जा रहा है 4 के साथ। सो उस हिसाब से अगर हम देखें जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, ए किसके साथ जा रहा है, ए जा रहा है 3 के साथ। सो ए 3 के साथ जा रहा है, हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है। फिर बी जा रहा है 4 के साथ, सो बी 4 के साथ जा रहा है, ये सिर्फ 4th वाले ऑप्शन में ही है। सी इज गोइंग विथ 5, D is going with 1, E is going with 2. So उस हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो कार्बन के जो 2 फॉर्म है वो क्या क्या है, एक तो है डायमंड और दूसरा है ग्राफाइट। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग वेन्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो आप जैसे कि जानते हैं वेन्स का काम होता है टू टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाता है। कहाँ से, फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाता है। और ज्यादातर ये जो ब्लड कैरी करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। सो हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वहां पे क्या कहा गया है, दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। सो ये वाला तो सही है। ओके, फिर बी कह रहा है दे हैव थिक वॉल्स, नहीं, ये आर्टरीज में होता है। आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती है, वेन्स की नहीं होती। They have valves which allow blood to flow in one direction, ये सही है क्योंकि वेन्स में ये वाल्व्स होते हैं जो गेट की तरह काम करते हैं। तो ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ टूवर्ड्स द हार्ट हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। They are superficially locked under the skin, so ये भी सही है क्योंकि आप जो देखते हैं ना अपने स्किन के नीचे ब्लू ब्लू कलर का जो आपको दिखता है या थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का जो दिखता है वो एक्चुअली वेन्स है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर बनता है वो है स्टेटमेंट ए, फिर उसके बाद सी और डी जो कि हमारे ऑप्शन 2 में दिया गया है। सो ए सी डी ये है सही आंसर ऑप्शन 2 जो हमको यहाँ पर बताया गया है। सो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट वायरसेस। सो जैसे कि आप जानते हैं जो वायरसेस होते हैं ये असेल्यूलर होते हैं, मतलब इनमें सेल्यूलर कोई कंपोनेंट्स नहीं होते हैं और इनको ना तो हम लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के या होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग चीजों की तरह बिहेव करते हैं, पर जब ये किसी होस्ट के अंदर घुस जाते हैं तो उस होस्ट सेल की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करने लगते हैं, अपनी नंबर इंक्रीज करने लगते हैं। सो तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ये तो गलत है क्योंकि ये तभी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जब ये होस्ट सेल के अंदर हो और उस होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसको काम में लगाकर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। बी कह रहा है दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल। ये तो सही है कि उनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो होस्ट सेल से लेते हैं। दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी सही है, इसीलिए उनको असेल्यूलर कहा जाता है क्योंकि ना तो उनमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ना ही उनका क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होता है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर क्या कहा गया है, दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर। ये तो डीकम्पोजर्स का काम है तो ये नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो हमें ढूंढनी थी जो कि है बी और सी। बी और सी हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बोर्न बैक्टीरिया डिजीज। सो हमें ऐसे पेयर को ढूंढना है जो कि बैक्टीरियल डिजीज हो, मतलब उसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होना चाहिए प्लस वो कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता हो।
सो ऐसा दो ही डिजीज है जो कि है टाइफॉइड एंड कोलेरा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है जॉन्डिस, इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है, हेपेटाइटिस वायरस। ओके, और बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि जो टाइफॉइड और कोलेरा है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल प्लस वाटर बोर्न, कॉन्टामिनेटेड वाटर से ये फैलता है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। यहां पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस हेल्प्स एक्वाटिक प्लांट्स टू रिमेन अफ्लोट इन वाटर। सो इनमें से कौन सी ऐसी स्पेशल फीचर है, ऐसी एडेप्टेशन है जो पानी में उगने वाले प्लांट्स को मदद करती है कि वो पानी पर तैर सके। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। लार्जर होल्स इन स्टेम्स ऑफ प्लांट, ये तो सही है क्योंकि अंदर का हिस्सा अगर खोखला होगा, अगर हॉलो होगा, तो क्या होगा कि जो स्टेम होंगी वो बहुत ही हल्की होंगी और हल्की होने के कारण वो पानी में इजीली तैर पाएंगी। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, नहीं, ये तैरने में मदद नहीं करता। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स किस में मदद करता है, ताकि पत्ते सड़े ना। ठीक है, रिबन लाइक लीव्स, ये तो सबमर्ज्ड प्लांट में होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तैरने वाले प्लांट में रिबन लाइक लीव्स नहीं होती है। स्टोमाटा इन अपर सरफेस ऑफ द लीफ, हाँ, ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होती है उनकी जो लीफ के अपर सरफेस में स्टोमाटा होता है, पर ये उनके तैरने में मदद नहीं करता। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मिलेंगे दोबारा से ऐसे ही कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी।